हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं एल्डिहाइड कीटोन के बाद एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। एसिड आप लोगों को उस क्लास में मैंने स्टार्ट कर दिया था। आज हम लोग बचा हुआ एसिड पढ़ेंगे और साथ साथ में डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो जरा देखो, एसिड में मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव कैसे किए जाएंगे, क्या क्या बातें हैं, जरा देखिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्यारे बच्चों कहां तक खत्म कर लिया था? हाइड्रोजन की सारी रिएक्शन खत्म कर ली थी और साथ साथ में उनके सॉल्ट की रिएक्शन भी खत्म कर ली थी कि जो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्शन करके जो सॉल्ट बनाएगा वो सॉल्ट फर्दर किस तरह की रिएक्शन करेंगे। तो आज हम लोग चालू करेंगे किसकी रिएक्शन, जरा देखो। रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके पास जो OH ग्रुप है वो किस तरह की रिएक्शन करता है, उस पर आज हमारा फोकस है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जो OH ग्रुप है वो किस तरह की रिएक्शन करता है, इस पर फोकस है। मतलब ये है कि ये जो हमारा OH है, ये OH ये कौन सी रिएक्शन कर रहा है, इस पर आज हम लोग फोकस करेंगे। तो जरा देखो कैसे रिएक्शन करेगा। तो यार ये क्या है, ये हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है। जब तक इस पर हम लोग इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगी। तो कैसे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करोगे? जैसे अल्कोहल को करते थे। क्यों? क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है। ये क्या है प्यारे बच्चों? पुअर लिविंग ग्रुप। अब पुअर लिविंग ग्रुप को जब हम लोग गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे तभी कोई रिएक्शन हमारी हो पाए, ठीक है। तो उसी तरह से करोगे जिस तरह से अल्कोहल में करते थे। तो जरा देखिए कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन विद PCl3 PCl5 एंड SOCl2, ये तीनों एक ही मेथड से रिएक्शन करते हैं। तो हम सबसे पहले इन्हीं को पढ़ते हैं कि ये किस तरह से रिएक्शन करेंगे। तो देखो यार, जैसे वहां करते थे डिट्टो यहां करेंगे उसी तरह से, सिमिलर टू अल्कोहल। जैसे अल्कोहल में करते थे डिट्टो वैसे ही यहां पर करेंगे। वहां पर कैसे करते थे? तो जरा देखो यार, वहां पर कैसे करते थे। ये हमारा OH होता था, इसकी रिएक्शन यदि हम PCl3 से करा दें, ये देखो PCl3 से करा दें तो क्या बनता था? ROCl और H3PO3। यदि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है तो H3PO3 बनता था, तो वही आज भी बनेगा। यदि हम इसकी रिएक्शन PCl3 से कराएंगे तो एसाइल क्लोराइड बनेगा और H3PO3 बनेगा। इसका मतलब तुम अपने आप समझ गए होगे इस बात को कि इसके 1 मोल के लिए इसके कितने मोल लगेंगे? 3 मोल लगेंगे। इस तरह की रिएक्शन होगी। उसी तरह से डिट्टो PCl5 से करेगा। जैसे वहां पर PCl5 से करता था वैसे ही यहां पर भी PCl5 से करेगा। बिल्कुल अल्कोहल वाली रिएक्शन है, वही मैकेनिज्म है, वही रिएक्शन है। तो बस आपने क्या किया, बनेगा क्या? ROCl, साथ में क्या बनेगा? POCl3 और क्या बनेगा? HCl। अब यहां पर भी 1 मोल, यहां पर भी 1 मोल, ठीक है। जैसे वहां होता था PCl5 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन करता था और PCl3 3 मोल अल्कोहल से रिएक्शन करता था। डिट्टो वही काम यहां पर भी हो रहा है, डिट्टो वही काम यहां पर भी हो रहा है, ठीक है। यही रिएक्शन, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब SOCl से करा लो। तो यार दोस्त, SOCl से कराओगे तो डिट्टो सेम रिएक्शन आएगी। कैसे? जरा देखो, यदि हम SOCl से कराते हैं तो SOCl भी इसी तरह से रिएक्शन करेगा। SOCl2 सल्फोनाइल क्लोराइड। अब सल्फोनाइल क्लोराइड भी बिल्कुल उसी तरह से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? बनाएगा एसाइल क्लोराइड, SOCl2 और HCl। ये गैस है ऐसे। तो जो स्टेटमेंट आप वहां छापते थे वही स्टेटमेंट आप यहां पर भी लिख सकते हो, वही स्टेटमेंट आप यहां पर भी लिख सकते हो। क्या? जरा ध्यान है आप लोगों को, वहां पर क्या स्टेटमेंट लिखते थे?
वही स्टेटमेंट यहां भी लिख सकते हो। क्या स्टेटमेंट लिख सकते हो? ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या? प्रिपरेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड, क्योंकि यहां एसाइल क्लोराइड बनना है ना यार। प्रिपरेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड, ये देखो। तो ये क्या है? ये बेस्ट मेथड है एसाइल क्लोराइड बनाने का। कौन सा? ये वाला मेथड। क्यों? SO2 और HCl गैस के फॉर्म में उड़ जाएंगे। तो यदि कहीं एसाइल क्लोराइड बनाना है तो हम इस मेथड से बनाना प्रीफर करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, उसको जरा देखो। ठीक है, रिएक्शन विद एल्कोहल। ये देखो, रिएक्शन विद एल्कोहल। अब एल्कोहल से रिएक्शन कैसे कराओगे, इसको जरा देखना है। एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से, इसको क्या कहते हैं? एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन। अब ये कैसे होगी, तो जरा इस बात को आप समझिएगा कि कैसे होगी और किस तरह से इस रिएक्शन को हम लोग करेंगे। तो गौर से देखिए कि इस रिएक्शन को हम लोग किस तरह से करते हैं। देखो, ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है? एसिड है, और इसकी रिएक्शन हमने करा किससे दी है? एल्कोहल से, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये एल्कोहल में जैसे था डिट्टो वही है। क्या होगा? इन दोनों से मिलके वाटर निकल जाएगा और इस तरह से एस्टर आ जाएगा। ये देखो, ये पूरी की पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है। आपने पीछे जस्ट अपोजिट पढ़ा था, यदि एल्कोहल याद हो तो एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इस रिएक्शन को मैंने पढ़ाया था, और वहां पर यह बात बताई थी कि एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो एल्कोहल और एसिड बनेगा। वहां पर यह बात डिस्कस हुई है कि जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो एल्कोहल और एसिड बनेगा, और एल्कोहल और एसिड कैसे बनेगा वो बात बताई थी। तो डिट्टो सेम मैकेनिज्म है, सेम सब कुछ है। क्या होगा? तो आपको पता है क्या होगा, मैकेनिज्म मैं लिख के दे रहा हूं, जरा समझिए क्या होगा। सबसे पहले क्या हो रहा होगा? सबसे पहले जो एसिड है वो अटैक करेगा। अब एसिड कहां पर अटैक करेगा भैया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है? एसिड हमेशा वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। दो ऑक्सीजन है, एक ये एक ये। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर ज्यादा है? इस पर ज्यादा है, तो इस पर अटैक करके, तो जब इस पर अटैक करेगा तो ये ऐसे आ जाएगा, ये देखो ऐसा। अब जब ऐसे आएगा तो इसका रेजोनेटिंग फिगर क्या है? ये है, ये देखो ऐसे। तो जब ये ऐसे आता है तो ये डबल बॉन्ड करेक्टर जो होता है वो ऊपर की ओर खिंच जाता है। ये जब ऐसा आता है तो ये डबल बॉन्ड करेक्टर जो होता है ये ऊपर की ओर खिंच जाता है, ऐसे ऐसे, जिसकी वजह से यहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस। इससे क्या होता है? अल्कोहल जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, वो आसानी से अटैक कर पाता है। कैसे अटैक कर पाता है? ये देखो, जब हमारे पास ये आ गया, ध्यान दीजिए, इस तरह से, तब इस पर अल्कोहल अटैक करता है ऐसे। ये अल्कोहल इस तरह से अटैक किया और ये बॉन्ड ऊपर चला गया, ये देखो, और इस तरह से ये आ गया, और ये भी इक्विलिब्रियम पे, पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चलती है। ये देखिए, ये सिचुएशन आ गई, और इस पर एक प्लस चार्ज, वो तो बताना भूल ही गए। ये देखो, अब क्या होगा? डीप्रोटोनेशन होगा, और ये प्रोटॉन जो है इस ऑक्सीजन को मिलेगा। और ध्यान रखिए, किसी को भी मिल सकता है, क्योंकि सब पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग सेम है। तो ऐसा नहीं है कि इसी ऑक्सीजन को मिल सकता है। इस ऑक्सीजन को मिलने की जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी ही प्रोबेबिलिटी इस ऑक्सीजन को मिलने की है, और उतनी ही प्रोबेबिलिटी यहां से निकल के अब इस ऑक्सीजन को मिलने की है। इसी वजह से पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। अब क्या होगा? अब आप समझ गए होंगे, ये लोन पेयर नीचे आएंगे और ये गुड लीविंग ग्रुप है बाहर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे ऐसे। अब प्रोटॉन क्या होगा? रिलीज हो जाएगा,
और प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा और इस तरह का हमारा एस्टर फॉर्म हो जाएगा। ये देखो प्यारे बच्चों क्या आ गया, एस्टर आ गया ऐसे, और ये हमारा एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से। तो अब यार इस बात को जरा और गौर से समझिए कि ये जो आपने एस्टर फॉर्म किया है इसके बारे में देखते हैं। आपने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया जरा देखिए, गौर से देखिएगा। ये वाला बॉन्ड है, ये यहां पर है और ये यहां पे, यही वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ ना देखो। तो इसका मतलब आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो ऐसे। एक मिनट, आप कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो? आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो यहां पर। इसी चीज को थोड़ा सा पीछे लाते हैं, जैसे आपको पता रहे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है पूरी रिएक्शन में, और पूरी रिएक्शन में निकल के आ रहा है, ये देखो वाटर निकल रहा है इस तरह से। कुछ किस तरह से वाटर निकल रहा है जरा देखो। ओ, यदि इस रिएक्शन को हम लोग शॉर्टकट में करें तो कुछ इस तरह से वाटर निकल रहा है। ये देखिए, ये अल्कोहल है और आपने क्या किया है, इस तरह से वाटर को निकाल दिया है इस तरह से, और इस तरह से वाटर निकाल कर और ये एस्टर बना दिया है ऐसे। ये देखिए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां क्या हुआ है। जैसे सभी बच्चों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये O जो है, ये वाला O जो है वो अल्कोहल का है। ये देखो ऐसे, इस तरह से, है ना, इस तरह से चीज हुई है हमारी। और इसमें से एक हाइड्रोजन किसका है, अल्कोहल का है, और OH किसका है, एसिड का है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, और जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो मैंने यहां पर आपको कई बातें बताई थी। पहली बात रिएक्टिविटी, यदि रिएक्टिविटी की बात की जाएगी तो आप क्या बताओगे? तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन पर जितना ज्यादा प्लस होगा उतनी तेजी से अल्कोहल अटैक करेगा, और कार्बोनाइल कार्बन पर प्लस ज्यादा है या कम ये कौन बताएगा? वो बताएगा माइनस आई इफेक्ट या फिर मेरे दोनों बच्चों एम इफेक्ट। जब एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट वेरिएबल होगा तब हम ये वाला रूल लगाएंगे। ये वाला रूल कब लगाते हैं? जब आई इफेक्ट या एम इफेक्ट वेरिएबल होता है तब हम चार डेंसिटी वाला रूल लगाते हैं, और यदि ये वेरिएबल नहीं है तो फिर हम ये वाला रूल लगाते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के कैसे होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कब लगाते हैं? जब वेरिएबल होते हैं अल्काइल ग्रुप। वेरिएबल कौन होते हैं? सिर्फ अल्काइल ग्रुप वेरिएबल होते हैं। तो जब प्यारे बच्चों अल्काइल ग्रुप वेरिएबल होंगे तो हम लोग ये वाला रूल लगाएंगे, और जब आई इफेक्ट एम इफेक्ट प्रेजेंट होगा तो ऊपर वाला रूल लगाएंगे। ये बात मैंने आपको पीछे बताई थी। डिट्टो वही काम यहां पर करना है, ठीक है? डिट्टो वही काम आपको क्या करना है, यहां पर करना है। अब एक दो रिएक्शन करके दिखा सकते हैं। जैसे ये देखो यार, किसी ने कहा यार इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या बनेगा। ये देखो, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है और इसकी रिएक्शन हमने कुछ इस तरह से करा दी है। ये देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होगा? हमेशा कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? तो आपको पता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या आंसर आएगा? तो आंसर ऐसे आएगा, O18 CH3 प्लस वाटर। ये आंसर आएगा, ठीक है कि नहीं? इस तरह से हमारा आंसर बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो OR किसका आएगा? इसका आएगा। रिएक्टिविटी पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? क्या? सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एस्टेरिफिकेशन
एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, एक पहला मैंने कहा कि यार ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ये देखो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है। दूसरा मैंने आपको ऐसे दे दिया, कैसे देख लो, एक एसिड हमारा ये है और एक एसिड हमारा ये है। ऐसे। तीसरा मैंने आपको ऐसे दे दिया, ये देखिए एक एसिड हमारा ये है और एक एसिड प्यारे बच्चों क्या है, ये। अब आपको ये बताना है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो यार ये बात आप कैसे निकालोगे कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जरा इस बात को आप करके बताओ। ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, कैसे, रिएक्टिविटी वाले। तो अब तीनों क्वेश्चन को करके बताओ। तो रिएक्टिविटी क्या है, जहां पर हमने क्या पढ़ाया था, जहां पर आई इफेक्ट एम इफेक्ट वेरिएबल होगा वहां पर ये रूल लगाओगे और जहां पर नहीं वेरिएबल होगा ये लगाओगे। जरा देखो क्या यहां पर माइनस आई इफेक्ट है, नहीं। क्या यहां पर माइनस आई इफेक्ट है, नहीं। पहले दो में माइनस आई इफेक्ट या रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब यहां स्टेरिक हिंड्रेंस से निकलेगा। जब यहां पर आप स्टेरिक हिंड्रेंस से आंसर निकालोगे तो आपको पता है कि फर्स्ट की रिएक्टिविटी जो होगी वो सेकंड से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, सेकंड में बल्कनेस ज्यादा है और फर्स्ट में बल्कनेस कम है। यही आंसर यहां पर आएगा, फर्स्ट की रिएक्टिविटी सेकंड से ज्यादा होगी। क्यों, सेकंड ज्यादा बल्कि है, फर्स्ट कम बल्कि है। अब जरा इसमें चेक करो, यहां पर रेजोनेंस वेरिएबल है तो आपको रेजोनेंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये क्या है, ऐसे। ये क्या है, ये जो है वो माइनस एम इफेक्ट है। माइनस एम इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं, माइनस एम इफेक्ट वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये जो है प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये क्या करेगा, माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब एम इफेक्ट वेरिएबल है, यदि एम इफेक्ट वेरिएबल है तो मेरे दोस्तों किससे निकालोगे, यहां पर कितना ज्यादा प्लस आ रहा है। तो आप देख के ही समझ गए होंगे किस पर ज्यादा प्लस आ रहा है, फर्स्ट पर ज्यादा प्लस है इन कंपेयर टू सेकंड। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ड्यू टू रेजोनेंस। क्यों, NO2 ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं वो प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसी ने कहा सर ये मेटा डायरेक्टिंग कैसे है, तो यार मेरे दोस्तों जरा ये बताना कि ये मेटा डायरेक्टिंग कैसे है। जिसके पास भी मल्टीपल बॉन्ड होंगे वो मेटा डायरेक्टिंग होगा, जिसके पास भी मल्टीपल बॉन्ड होंगे वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। और यार दोस्त इसके पास मल्टीपल बॉन्ड है, इस वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग है और मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से ऐसा कर रहा है। बात समझ पा रहे हो। तो स्टेरिफिकेशन भी हम लोगों ने बताया कि स्टेरिफिकेशन यहां पर कैसे करोगे, कर लोगे। तो जरा देखिए, अब जरा देखो यार इस पर हम लोगों को और कैसे घुमा सकते हैं। तो यार घुमाने की बात आई तो वो इस तरह से हम लोगों को परेशान कर सकते हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कहीं से भी उठता हुआ यहां तक आ सकता है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को चालू कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये मैंने ऐसे लिया, इसकी मैंने क्या की, हाइड्रोलिसिस करा दी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। आया हमारे पास ए, इस तरह से, ठीक है। अब जरा देखो क्या है, फिर हम लोगों ने क्या किया, इसकी रिएक्शन करा दी, किसके साथ, इसके साथ, ऐसे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। आ क्या गया हमारे पास, बी आ गया, इस तरह से, ठीक है। बी आ गया, बी क्या है, एस्टर है। बी क्या है, एस्टर। अब मैंने कहा बताओ तो कैसे करोगे, आपको पता है ये कैसे होते हैं, ये मैंने खुद बता दिया। बी क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। कैसे बनेगा, आपको पता है, CN ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या आ जाएगा, CN ग्रुप की जब हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आता है, एसिड आता है। तो यार ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया। साथ में क्या निकली, अमोनिया निकली, मगर उसका काम नहीं है तो ये हमारा ए आ गया, ठीक है। अब इस पर आपने क्या किया, अल्कोहल की रिएक्शन करा दी। अब एसिड और अल्कोहल मिलेंगे तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा और इस तरह का एक एस्टर बन गया।
ये देखो, ये हमारा क्या आ गया, बी आ गया, ये आ गया। इसके साथ अमोनिया भी बनेगा, मगर उस अमोनिया को हमें नहीं दिखाना है, क्योंकि ABCD वाली रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट छोड़ते चले जाते हैं। यदि बाई प्रोडक्ट का कुछ वो दिखाएगा तो हम भी दिखा देंगे इस तरह से, ये देखो, और ये हमारी रिएक्शन हो गई ऐसे। तो इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकता है कि हाँ यार किस तरह से रिएक्शन होगी, किस तरह से रिएक्शन नहीं होगी। चलो अब टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, अब इस रिएक्शन की बात करते हैं। देखो, हेल हेवार्ड जेवेस्की रिएक्शन, इसको कहते हैं HBZ रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, HBZ रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है। और बच्चों जो भी नेम रिएक्शन होती है वो सब इंपॉर्टेंट है, और ये NCERT में भी दी है, इसलिए और इंपॉर्टेंट है। तो इस रिएक्शन को जरा गौर से समझिएगा। इस रिएक्शन को सारे बच्चे गौर से समझेंगे कि यार ये किस तरह से काम कर रही है और हमें इसको किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, देखो जरा कैसे रिएक्शन होती है। देखिए, सबसे पहली बात, कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन को देते हैं? कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन को देते हैं? क्या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन को देता है? नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन जरा समझो। कंडीशन ये है कि कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन को देंगे। तो पहली बात आती है हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। यदि एसिड के पास मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो HBZ रिएक्शन नहीं देगा। तो सबसे पहली बात, कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन को देंगे? जिनके पास मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। जिनके पास प्यारे बच्चों क्या हो, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे मैंने पूछा क्या बेंजोइक एसिड HBZ रिएक्शन देगा? क्या बच्चों फार्मिक एसिड HBZ रिएक्शन देगा? बताओ। तो देखो, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ ग्रुप। इसके बगल का कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन की सारी वैलेंसी पूरी है। इस बात को आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो कि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसे लिखा है। देखो, सभी बच्चों को पता है कि ये ऐसे लिखा है, इस तरह से लिखा है ऐसे। अब बताओ, एक वैलेंसी ये है, 2 ये है, 1 ये है, 3, तो टोटल 4 वैलेंसी हो गई, तो हाइड्रोजन होगा ही नहीं। अब इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों ही HBZ रिएक्शन नहीं देंगे। इसका मतलब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड HBZ रिएक्शन नहीं देंगे। ना तो बेंजोइक एसिड देगा, ना उसका डेरिवेटिव देगा। बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव does not show HBZ रिएक्शन। इस बात को समझ गए? क्यों? क्योंकि इनके अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग है। एलिफैटिक में कौन नहीं देगा? फॉर्मिक एसिड, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। इसके बाद सब देंगे। यदि मैं पूछता हूं क्या एस्टिक एसिड देगा, ये देखो, ये क्या हो गया, ओके। यदि मैं पूछता हूं क्या एस्टिक एसिड देगा, तो प्यारे बच्चों जरूर देगा, यस। क्यों? क्योंकि आप चेक करो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। क्यों? ये ग्रुप हुआ तो ये अल्फा कार्बन हुआ और ये अल्फा हाइड्रोजन हुए, और एक नहीं 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। हमें तो क्या चाहिए? हमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, और यहां पर तो 3 है। तो HBZ रिएक्शन वही एसिड देंगे जिनके पास मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। अब बात आती है वो देंगे कैसे, इस बात को डिस्कस करते हैं कि वो कैसे देंगे। दूसरी बात किसके साथ होती है, देखो, जैसे ये हमारा एस्टिक एसिड है,
ध्यान दीजिए, ये हमारा एसिटिक एसिड है, ऐसे इसकी रिएक्शन जब हम करा देते हैं PBr3 से या फिर Br/Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट, तो यार इस तरह का एक कंपाउंड बन जाता है। अल्फा पर क्या हो जाता है, हैलोजिनेशन हो जाता है इस तरह से। ये हमारा कंपाउंड आता है। साथ में क्या आता है, साथ में आता है H3PO3, ऐसे ये एक और चीज आती है। तो जरा देखो इस रिएक्शन को थोड़ा समझाता हूं। तो सबसे पहली बात, इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं। वैसे मैकेनिज्म का कोई यूज नहीं है, मगर जो मेन पॉइंट है वो जरूर एक है। देखो क्या क्या ले सकते हो, ठीक है, आपको फास्फोरस के साथ Br मिल जाए या PBr3 मिल जाए। PBr3 ना मिले तो आप रेड फास्फोरस प्लस Br2 ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपस में रिएक्शन करके PBr3 बना लेते हैं, ऐसे ये आपस में रिएक्शन करके PBr3 बना लेते हैं। दूसरी बात, आप यूज कर सकते हो PCl3 या फिर फास्फोरस/Cl2। तीसरी बात, PF3 PI3 does not show HBZ रिएक्शन। क्यों ये HBZ रिएक्शन नहीं शो करते? आयोडीन इसलिए नहीं करता क्योंकि ये साइज में बड़ा होता है, ड्यू टू लार्ज साइज, ये इसलिए नहीं करता। और ये क्या करता है, मिक्सचर बनाता है। यदि इससे रिएक्शन करा दो तो ये मिक्सचर ऑफ अल्फा बीटा गामा, ठीक है, फ्लोरो मतलब फ्लोरो एसिड बनाता है, एसिड फॉर्म करता है, फॉर्म करता है। ये देखो, इस वजह से ना तो हम BF3 यूज करते हैं और ना BI3 यूज करते हैं। मतलब हम अल्फा पर फ्लोरिनेशन नहीं करेंगे, आइडोनेशन नहीं करेंगे, हम ब्रोमिनेशन करेंगे और Cl2 करेंगे। और सबसे ज्यादा हम प्रीफर करते हैं क्या, ये करना, क्योंकि ये सेलेक्टिव होता है, सेलेक्टिव होता है। ब्रोमिनेशन करना हम सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं, ब्रोमिनेशन सबसे इजीली हो जाता है, ये सेलेक्टिव होता है, सबसे ज्यादा ब्रोमिनेशन करना प्रीफर करते हैं, ठीक है। यदि सिर्फ Br2 लोगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी, नोट डाल के लिख दे रहा है, ओनली Br2 does not form alpha bromo कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि सिर्फ Br2 लोगे तो भी रिएक्शन फिजिबल नहीं है, आपको ये लेना पड़ेगा। तो आप क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करा सकते हो, फ्लोरिनेशन नहीं करा पाओगे, आइडोनेशन नहीं करा पाओगे, और सिर्फ Br2 लोगे तो भी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, सिर्फ Br2 लोगे तो भी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, आपको क्या लेना है, PBr3 या रेड फास्फोरस और Br2, इनकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कर सकते हैं। और कोशिश ये रहती है कि ये रेजेंट यूज किया जाए, ये रेजेंट ऐसे। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, तो जरा चेक करो। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो होता क्या है, ये जो है हमारे पास, एक मिनट, हाँ, ये जो है हमारे पास, ये सबसे पहले PBr3 से रिएक्शन करता है। और कैसे करता है, वही रिएक्शन करता है जो मैंने अभी आपको पीछे करके दी है।
एक कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में हो सकता हो, लगातार आ रहा हो, और यदि वो कंफ्यूजन आ रहा है तो ये जायज कंफ्यूजन है। इसका मतलब तुम पढ़ाई पे ध्यान देते हो यदि ये आ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन आना जायज है कि यार अभी तो आप इधर रिएक्शन करा के आए हो, कहाँ गई PCl5 PCl3, ये देखो अभी तो आप ये करा के आए हो, यहां पर HBZ नहीं बनाया, PCl3 तो लिखा है यहां पर HBZ नहीं बनाया, और वहां पर HBZ बना रहे हो। ये देखो, या यहां पर HBZ बनाने की कोशिश कर रहे हो, या यहां पे देखो बना रहे हो वही रिएजेंट लेके। तो जरा देखो यार होता क्या है, हम PBr3 नहीं लेते हैं, रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ Br2 लेते हैं। रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ Br2, PBr3 नहीं लेते। PBr3 बीच में बनता है, PBr3 बीच में बनता है, तो वो क्या करता है, पहले तो ये रिएक्शन कराता है, फिर दूसरे स्टेप में देखो, ये स्टेप थोड़ा खतरनाक है, ये देखो ये हमारा है ये, और ये इससे रिएक्शन करता है, ये देखो ये देखो, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके ये फॉर्म करता है, क्या इस तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। जरा देखिए, ऐसे इस तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ये कहां पर Br लगाता है, किस पर, अल्फा पर, इस तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। और किसी ने कहा कि सर ये फॉर्म कैसे होता है, तो यार देखो वैसे तो इसकी अपने को जरूरत नहीं है, मगर यदि कहते हो तो थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो हमारा होता है, ये इसकी हम क्या कर देते हैं, टोटोमरिज्म करा देते हैं कुछ इस तरह से। ये देखो यार ऐसे, कोई दिक्कत? अरे भाई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा है, तो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप की वजह से ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो गया, तो इस तरह की टोटोमरिज्म हो गई। अब इस पर हम करा देते हैं Br2 का एडिशन, तो जब Br2 का एडिशन करा देते हो तो इस तरह का एडिशन हो जाता है ऐसे। ये देखो, अब ये कोई मत कह देना कि ये एडिशन कैसे हुआ है, ये हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन में बताया था कि एक Br रिंग बनेगी, ये लोन पेयर नीचे आएंगे तो रिंग खुल जाएगी, ध्यान है? इसको बुकों में ऐसे दिखाया जाता है ऐसे, मगर आपको मैंने यहां बताया था यहां पर 3 मेंबर की रिंग बनेगी Br के साथ, ये लोन पेयर नीचे आएंगे तो रिंग खुल जाएगी इस तरह से, तो ये आ जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये एसिटिक एसिड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिप्लेसमेंट करता है, किसका, OH का, कुछ इस तरह से। ये OH ये Br आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं, और हमारा आंसर ये बनता है जाके, ये देखो ये देखिए बच्चों ऐसे। अब ये फिर यहां पर आ जाता है और फिर ये सर्किल घूमने लगता है इसी तरह से, मगर इस पूरे चीज की आपको कोई खास जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी मैकेनिज्म अपने काम की बिल्कुल नहीं है, वो मैंने बता दी है, बात अलग है, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है और साथ साथ में ये अपने काम की बिल्कुल नहीं है। इस पर क्वेश्चन आज तक कभी नहीं पूछा गया है कि कौन से इंटरमीडिएट स्टेट बनते हैं, कौन सा रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है। ये रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है RDS, मगर इसके बारे में कोई डिटेल नहीं पूछी जाती है, सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस रखिएगा। तो ये देखो इस तरह से, वही मैंने इसकी डायरेक्ट रिएक्शन बताई, ये वाला जो स्टेप डायरेक्ट किया है वो इस तरह से होता है। तो जरा आपका फोकस कहां हो, आपका फोकस इन बातों पे होना चाहिए। HBZ रिएक्शन क्या होती है, कौन देता है, कौन से एसिड देते हैं जिनके पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, तो ये नहीं देंगे। फिर क्या हमें लेना क्या चाहिए, रेड फास्फोरस ऑब्लिक Br2, रेड फास्फोरस ऑब्लिक Cl2, ये दोनों देंगे। फ्लोरीन और आयोडीन इस रिएक्शन को नहीं देंगे। क्या डायरेक्ट BF3 से कराएं तो पॉसिबिलिटी है? नहीं।
तो उसमें क्या होता है, BF3 से डायरेक्ट करा दोगे तो ये वाला स्टेप कहां से लाओगे, ये वाला स्टेप। Br2 पर ये अटैक करके ब्रोमिनेशन कर रहा है ना, तो ये वाला स्टेप नहीं मिलेगा। तो फास्फोरस ऑब्लिक Br2 लेने से क्या होता है, कुछ ये बनता है और कुछ ये रहता है। तो ये जो कुछ बनता है वो ये वाला स्टेप करा देता है, बचा हुआ ये स्टेप करा देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो HBZ रिएक्शन ये है, और इस तरह से प्रोडक्ट आते हैं। इसका जो प्रोडक्ट है इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, गौर समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, जरा ये देखो, ध्यान दीजिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, देखिए ये क्वेश्चन एक लिखा है, मैंने ऐसे लिखा, यहां पे मैंने लिखा रेड फास्फोरस ऑब्लिक Br2, फिर मैंने ए लिख दिया, फिर बच्चों मैंने यहां पे क्या किया, NaCN डाल दिया, ऐसे इस तरह से मैंने NaCN डाल दिया, और फिर यहां पर मैंने बी लिखा, फिर इसकी मैंने क्या की, हाइड्रोलिसिस करा दी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, फिर मैंने यहां पर बी के बाद क्या आता है, सी लिखा। अब मैंने कहा सी बताओ क्या है, तो जरा गौर समझिए। आपने क्या किया, आपने जैसे ही ये रिएक्शन देखी, तो यदि आपने पीछे HBZ पढ़ रखा है तो तुरंत तुमने क्या की, HBZ रिएक्शन करा दी। क्यों, क्योंकि ये एसिड है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एसिड है, अल्फा हाइड्रोजन है, रिएक्शन कराई गई है रेड फास्फोरस और Br2 से, तो ये करा दिया ऐसे। ये देखो, फिर तुमने क्या कराया है, CN डाल दिया है। अब जरा देखो यार, यहां पे क्या हुआ, ये देखो यहां पर SN2 रिएक्शन हो गई ऐसे, मगर सबको मैंने ये पढ़ाया है कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये SN2 रिएक्शन भी करता है और साथ साथ में एसिड बेस रिएक्शन भी करता है। दोनों पॉसिबिलिटी होंगी, दोनों रिएक्शन होंगी। ये देखो, इसलिए ये एक्सेस में डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यार ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो CN जो है वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन बहुत तेजी से होगी, तो HCN बन जाएगा। और बचा हुआ ये हमेशा एक्सेस में पड़ेगा, बचा हुआ इसके साथ सब्स्टिट्यूशन कर लेगा। अब जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हाइड्रोलिसिस कराने पर दोनों के दोनों एसिड में चेंज हो जाएंगे, ये देखिए। और ये बच्चों जरा बताना कौन सा एसिड बना, अच्छे से ध्यान देके, आज ही पढ़ाया होगा, मतलब कभी पढ़ाया है, मैलोनिक एसिड बन गया। ये देखो, ये क्या बन गया, मैलोनिक एसिड। तो ये बीच में बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। अब इसी चीज को जरा देखो, मैं फिर से करता हूं, जैसे आपके दिमाग में ये बात चली जाए कि हाँ यार कहां पे हमको फंसाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन लिखा, देखिए फिर मैंने क्वेश्चन लिखा, ये देखो ऐसे, ठीक है, और फिर मैंने यही डाल दिया, ये देखिए ऐसे, और फिर मैंने हाइड्रोलिसिस करा दी और फिर आ गया। अब बताओ आंसर, तो जरा गौर समझिए, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, देख लो। अब आंसर अलग होगा, क्यों, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो जब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या करेगा, ये काम करेगा कि ये PBr3 तो बनाता ही है, और PBr3 बनाता है तो इस तरह की रिएक्शन की पॉसिबिलिटी तो है ना यार दोस्त, इस तरह की OH के साथ रिप्लेसमेंट तो कर ही लेगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं लगाएगा। क्यों, क्योंकि अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मॉलिक्यूल के पास, तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये इसके साथ क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करके ये बना लेगा, ये देखो ऐसा। और जब आप इस पर क्या डालोगे, जब आप इस पर NaCN डालोगे तो ये यार क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा, Cl की जगह क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। और फिर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी है, तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो CN ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, COOH में। तो ये देखो ऐसा बनेगा प्रोडक्ट।
तो देखो सेम रिएक्शन है, मगर आंसर चेक करो, मैलोनिक एसिड है, यहां पर क्या है। तो जरा फोकस रखना, अल्फा हाइड्रोजन है तो HBZ कराना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन कराओगे। देखो अल्फा हाइड्रोजन है तो मैंने यहां पे क्या क्या कराया है, HBZ कराया है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या कराया है, सब्स्टिट्यूशन कराया है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराइए कार्बोनाइल ग्रुप पर। ये देखो क्यों, क्योंकि रेड फास्फोरस और Br2 रिएक्शन करके PbR3 बनाएगा ना, तो PbR3 OH को रिप्लेस करके Br भी तो ला सकता है, और लाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा एक चीज इतनी देर से गलत चल रही है, बच्चे सोच भी रहे होंगे कि रिएक्शन Br की चल रही है तो यहाँ पर ये कैसे आ गया, है ना। वो मैंने अभी देखा कि मैंने यहाँ पे Cl लिख रखा है। ये देखो, तो बात को समझ पा रहे हो कि किस तरह से रिएक्शन करनी है। दिमाग चलाते रहना, क्योंकि इसका जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तो इस बात पर विशेष फोकस रखें कि यार HBZ रिएक्शन दो तरह से खेलती है, अल्फा हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट ये है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो प्रोडक्ट ये है। तो इस बात पर फोकस रखना, क्योंकि ABCD वाले क्वेश्चन में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब अल्फा हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह Br आ गया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना बहुत इजी हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना बहुत इजी हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। यदि कहीं लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करना हो, देखो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दे रहा हूं। जैसे ये देखो, मैंने क्या लिया, प्रोपोनोइक एसिड ले लिया ऐसे। अब इस पर मैंने रिएक्शन करा दी HBZ, A आ गया। फिर इस पर मैंने बेस डाल दिया, B आ गया। फिर मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, C आ गया। अब बताओ क्या, तो जरा गौर से समझो, जब आप इसकी HBZ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा बताइए। ये लिखा है आपके पास, जरा बताओ क्या होगा। अरे भाई अल्फा पोजीशन पर क्या करोगे, ब्रोमिनेशन करोगे। क्यों, क्योंकि HBZ रिएक्शन का रेजेंट है ना, HBZ रिएक्शन हो क्यों रही है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है। यदि अल्फा हाइड्रोजन ना होता तो OH हटके Br आता, अल्फा हाइड्रोजन होने पर HBZ रिएक्शन कराओगे। तो देखो यार, ये HBZ रिएक्शन का प्रोडक्ट आ गया, अल्फा पर क्या किया, ब्रोमिनेशन कर दिया। फिर तुमने क्या डाल रखा है, NaOH। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हुआ और साथ साथ में एसिड बेस रिएक्शन भी हुई। क्यों, सभी बच्चों को पता है कि एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होगी, ये एक्सेस में होना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन ही में खत्म हो गया तो फिर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा ना यार। अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये साल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, इस तरह से। अब जरा इसको लिख के दिखाओ क्या बना है, COOH CHOH CH3, यही तो लैक्टिक एसिड। ये देखो, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। HBZ रिएक्शन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, मगर उसको बीच में यूज करके क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई होती है। तो HBZ रिएक्शन पर फोकस जरूर रखें कि HBZ रिएक्शन कैसे चलेगी, ठीक है, कौन देता है कौन नहीं देता है, रिएक्शन में होता क्या है। तो ये आपको पढ़ाई गई HBZ रिएक्शन और इस तरह से काम कराया गया। अब यार आप अच्छे से ध्यान रखो कि हम लोगों ने एसिड और एसिड डेरिवेटिव पूरा एसिड पूरा खत्म कर लिया है, एसिड पूरा का पूरा हम लोगों ने खत्म कर लिया है। जो रिएक्शन है वो सारी बता दी गई हैं अलग, बाकी रिएक्शन आपको पहले ही बता दी। जैसे स्मिट रिएक्शन, तो स्मिट रिएक्शन हम लोगों ने एमीन में पढ़ी है कि, है ना, ध्यान है ना, कि एस्टिक एसिड की रिएक्शन हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्राजोइक एसिड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। तो क्या होता है, COOH ग्रुप NH2 में चेंज हो जाता है, तो वो वहां भी पढ़ा रखी है, तो यहां पढ़ाने की कोई खास जरूरत नहीं है। ये देखिए, अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये देखो,
अब हम किसकी बात करते हैं? तो अब हम प्यारे बच्चों बात करते हैं एसिड डेरिवेटिव की। तो एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखो जरा, एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव। अब देखो यार, एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं इसको बताता हूं कि ये एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं। ये देखो, एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं, किस तरह से काम करेंगे, अब हम लोग डिस्कशन इन पर करते हैं। एसिड डेरिवेटिव की डिफिनीशन हम बहुत बार बता चुके हैं कि जब हम क्या करते हैं, जब हम लोग एसिड के OH को, ये जो एसिड का OH है, इसको रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस कर देते हैं? रिप्लेस बाय Cl। किससे रिप्लेस कर देते हैं? रिप्लेस बाय Cl, ठीक है, Cl से कर दो, Cl OH इनसे, तो हमारे पास क्या बनता है, एसिड डेरिवेटिव बनता है। आपने किससे रिप्लेस किया? Cl से रिप्लेस किया, तो ये बन जाएगा इस तरह से एसाइल क्लोराइड। आपने OR से रिप्लेस किया तो बन जाएगा एस्टर, इस तरह से। आपने NH2 से रिप्लेस कर दिया तो बन जाएगा एमाइड, इस तरह से। और यदि आपने एसीटेट आयन से रिप्लेस कर दिया तो बन जाएगा एनहाइड्राइड, इस तरह से। ये एसिड डेरिवेटिव होते हैं। एसिड डेरिवेटिव में इसको हम बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं एस्टर, इसको हम बोलते हैं एमाइड, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड, ऐसे, ठीक है। इस तरह से हमारे ये एसिड डेरिवेटिव आ गए। अब एसिड डेरिवेटिव रिएक्शन कौन करते हैं, किस तरह की रिएक्शन करते हैं एसिड डेरिवेटिव, जरा समझो। ऑल एसिड डेरिवेटिव सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कार्बोनाइल ग्रुप, इन कार्बोनाइल ग्रुप। आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है, मगर वो जो हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी मेरे दोस्तों, वो एल्काइल हैलाइड में पढ़ी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, मगर कार्बोनाइल ग्रुप में कर रहे हैं। जितने के जितने एसिड डेरिवेटिव हैं यही रिएक्शन सो ही करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप इन सबके पास है ना, तो कार्बोनाइल ग्रुप में ये किस तरह से सब्स्टिट्यूट होते हैं, इस बात का डिस्कशन करना है। तो हम इस बात को देखो डिस्कस करके आपको समझाते हैं कि कैसे करते हैं। तो जरा देखिए एसिड डेरिवेटिव किस तरह के रिएक्शन करते हैं। हम एसिड डेरिवेटिव को ये मान लेते हैं, इसको मैंने Z मान लिया, ठीक है, Z। अब इस पर जब आप न्यूक्लियोफाइल डालते हो तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है भाई, यहां पर प्लस चार्ज है, यहां पर माइनस चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल जब आपने डाला तो वो क्या करेगा, प्लस पे अटैक करेगा। तो यार ये प्लस पे इस तरह से अटैक करता है, तो जब ये अटैक करता है तो ये बॉन्ड ऊपर चले जाते हैं इस तरह से, ऐसे, और ये हमारे पास आ जाता है, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आ गया। अब जरा यार देखो गौर से इस बात को, ऐसे। अब यहां पर जैसे ही ये नीचे आएगा तो ये हमारा बाहर चला जाएगा इस तरह से, और सॉरी इस तरह से न्यूक्लियोफाइल लग जाता है और Z निगेटिव हमारा बाहर चला जाता है। Z निगेटिव बाहर क्यों चला जाता है, क्योंकि ये गुड लीविंग ग्रुप होता है, आसानी से निकल जाता है।
तो एसिड डेरिवेटिव जितने भी हैं वो सब ये रिएक्शन शो करते हैं, इस तरह की रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। बस न्यूक्लियोफाइल देखो, जेड को हटाकर न्यूक्लियोफाइल लगा दो। देखो यहां से यहां तक हुआ क्या है, आपने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया है और जेड को हटा के न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, यही तो काम हुआ है। चेक कर लो, आप क्या कर रहे हो, जेड को हटा के न्यूक्लियोफाइल लगा दे रहे हो, जेड को हटा के न्यूक्लियोफाइल लगा दे रहे हो, बस इतना काम कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो। तो इसका आरडीएस स्टेप कौन सा है, तो ये वाला स्टेप आरडीएस है, ये वाला। तो यदि ये स्टेप आरडीएस है तो जरा देखो यहां पर हुआ क्या है, यहां से यहां तक दो बातें चल रही हैं। क्या, एक तो आपने यहां पे अटैक कराया है और फिर ये जब नीचे आएगा तो ये बाहर निकल रहा है, ये नीचे आएगा तो ये बाहर निकल रहा है। तो जरा देखो यार, रिएक्टिविटी किस किस बात पे डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन, गौर समझिएगा, पहला फैक्टर, सॉरी देखो पहला फैक्टर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, पहला फैक्टर है कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, मतलब ये। और ये कब मानते हैं, जब हमारे पास ग्रुप सेम हो। ये कब यूज करोगे, जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो और वेरिएबल क्या हो, वेरिएबल हो वही चीज जो पीछे पढ़ा के आया हो, आई इफेक्ट और एम इफेक्ट। ये देखो, ये वाला रूल कब लगाओगे, जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो, मतलब एसाइल क्लोराइड का कंपेयर एसाइल क्लोराइड से किया जाए, एस्टर का कंपेयर एस्टर से किया जाए। ऐसा ना हो कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो और जैसा हर बार बताया है कि आई और एम इफेक्ट वेरिएबल हो, तब ये कब लगाते हैं, ये वाला, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे तो क्या वेरिएबल होगा, यहां पर वेरिएबल होगा लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप। जरा इस बात को समझो, अभी इस बात को हो सकता है हजम ना कर पा रहा हूं कि मैं क्या लिख रहा हूं, तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो आपने जो रिएक्शन लिखी है वो किसी एक मॉलिक्यूल की नहीं है, चार डिफरेंट मॉलिक्यूल की है। ये देखो इन चारों की एक साथ रिएक्शन लिखी है और इन चारों के पास जो लीविंग ग्रुप है वो यार प्यारे बच्चों अलग अलग है, इसका Cl है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो अलग अलग लीविंग ग्रुप है तो इसलिए रिएक्टिविटी भी अलग होगी। तो इन चारों की रिएक्टिविटी का कंपेयर किया जाए और फिर इसी के डेरिवेटिव के साथ कंपेयर किया जाए, दो अलग अलग बातें हुई ना। तो जरा देखो हम करके दिखाते हैं, ठीक है। पहले इन चारों का आपस में कंपेयर करते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है, यदि चारों का कंपेयर किया जाए तो रिएक्टिविटी ऑर्डर प्यारे बच्चों ये होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एसाइल क्लोराइड, फिर होता है एनहाइड्राइड और फिर होता है एस्टर और लास्ट एंड फाइनल होता है एमाइड। एमाइड की रिएक्टिविटी तो एसिड से भी कम होती है, यदि इसमें कोई एसिड भी डाल दे, गौर समझिए, क्योंकि एसिड भी तो इस तरह की रिएक्शन शो करता है। तो फिर होता है एसिड और सबसे लास्ट में होता है एमाइड। यदि हम बीच में एसिड को भी लगा दें,
ऐसा कैसे? तो जरा आप रीजन समझिएगा कि इसका रीजन ऐसा क्यों है। रीजन है लीविंग ऑर्डर, ऑफ लीविंग ग्रुप। जो ये लीविंग ग्रुप लगे हैं इनका लीविंग ऑर्डर कुछ इस तरह से है। सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप ये है, फिर ये है ऐसे, फिर ये है OR, मतलब एसिड जो होगा एस्टर से भी पहले आ सकता है। ये ध्यान रखो, इनकी रिएक्टिविटी लगभग बराबर होगी ऐसे। ये देखो ऐसे। अब ये क्या क्या हो रहा है, कैसे होता है, ये बताता हूं। इस बात को जरा समझिए, ठीक है। इसको चाहे तो चेंज भी कर लें। ये ऐसे लिख दे, ये ऐसे लिख दे। तो अब जरा इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, गौर से समझिएगा कैसे। देखो ये हाईली स्टेबल है। किसी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये हाईली स्टेबल है क्यों। रेजोनेंस इसमें है, हाईली स्टेबल ये है। तो आपने शायद जीओसी में ध्यान नहीं दिया है। जब जीओसी पढ़ाई गई है तो बताया गया है कि यदि माइनस चार्ज उसके ऊपर आया है जिसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो माइनस चार्ज उन वैकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइज कर जाता है। वो माइनस चार्ज उन वैकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइज कर जाता है। और इस बात का आंसर ये है। इन दोनों में जरा बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? ये। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? ये। फिर ये सब आंसर कैसे है? क्यों? क्योंकि इन सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। जितने ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल होंगे माइनस चार्ज उन्हीं में डीलोकलाइज कर जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या है, माइनस चार्ज डीलोकलाइज इन वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से Cl निगेटिव बेस्ट लिविंग ग्रुप है। और ये क्यों है? इसमें तो रेजोनेंस है। अब ये क्या है? इसके लिए, इन तीनों के लिए क्या रीजन है? तो इन तीनों का रीजन सेम है। क्या? लिविंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। जब रेजोनेंस ना हो और कोई इफेक्ट ना हो तब। तो अब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाओ। तो यार बेसिक स्ट्रेंथ क्या होते हैं? यदि बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर लगाओगे तो ये आएगा, ये आएगा, ये ऐसे। एसिड बेस रिएक्शन करने की वजह से एसिड जो होता है रिएक्टिविटी थोड़ी कम कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एसिड बेस रिएक्शन की भी पॉसिबिलिटी है। ये देखो, तो इस वजह से होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पुअर बेस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, और है ना कि जो पुअर बेस होते हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो उसका तो जरा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जरा गौर से समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों कि रिएक्टिविटी पूछी जाएगी। यदि डिफरेंट ग्रुप के ऑर्डर की बात की जाए तो डिफरेंट ग्रुप का ऑर्डर ये है। एसाइल क्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एनहाइड्राइड से भी ज्यादा। और रीजन है उनकी लीविंग टेंडेंसी, कि वो लीविंग ग्रुप इस तरह से रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये ऑर्डर आता है। और यदि सेम ग्रुप में कंपेयर कर दें, सेम ग्रुप में कंपेयर कर देंगे तो तुम 2 मिनट में निकाल लोगे। जैसे ये देखो, तब दिक्कत नहीं है, तब तो तुम 2 मिनट में निकाल लोगे। किसी ने कहा ये ज्यादा रिएक्टिव है या ये ज्यादा रिएक्टिव है, देखिए अब सेम ग्रुप। तो सेम ग्रुप वाली बात तो हम कई बार बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट इसका हम कई बार दे चुके हैं और सब बार सेम ही कॉन्सेप्ट बताया है। सेम कॉन्सेप्ट बताया है कि जब कहीं पर रेजोनेंस हो तो I और M से निकलेगा। I और M से कैसे निकलेगा आप अपने आप निकाल लोगे। ये कैसा है, ये कैसा है, तो सबको पता है ये क्या होता है। तो यार ये हमारा कैसा है, प्लस M है। ये कैसा होता है, प्लस M होता है।
ये रिंग को क्या करता है, माइनस चार्ज देता है। ध्यान है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से CH3 ग्रुप के पास लोन पेयर तो है नहीं, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। और ये क्या होता है, ये माइनस एम इफेक्ट होता है। ये क्या है, माइनस एम इफेक्ट है, और माइनस एम इफेक्ट है तो क्या दे रहा होगा, प्लस चार्ज दे रहा होगा। अब बताओ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, बी की ज्यादा होगी ए से। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। तो जब सेम ग्रुप होगा तो आई इफेक्ट या रेजोनेंस से चेक होगा, और सेम ग्रुप नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लीविंग ग्रुप से चेक करेंगे। दो तरह के क्वेश्चन हमसे इस जगह पे पूछे जा सकते हैं। दोनों तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं इस बात को मैंने बताया। अब जरा देखो अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ एक काम करना है, लीविंग ग्रुप देखना है रिप्लेस कर देना है, लीविंग ग्रुप देखना है रिप्लेस कर देना है, और अपने को कुछ नहीं करना है। अब मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं, इनको करके देखिए आप, और इनका आंसर आपको बताना है कि हाँ यार हम इनका आंसर क्या बनाए। तो देखो ये है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, अब देखो इन रिएक्शनों को आप कंप्लीट करोगे मेरे साथ साथ। आपका काम क्या है, काम इतना सा है, लीविंग ग्रुप को बाहर कर दो, Cl को बाहर कर दो, किससे, न्यूक्लियोफाइल को। आप देखो कि रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन है, NaOH में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, आप जानो। एथा ऑक्साइड में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, आप जानो। हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिड की प्रेजेंस में तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, आप जानिए। NaNH2 से रिएक्शन कराओगे तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस आप न्यूक्लियोफाइल देखते जाओ, बाहर करते चले जाओ, न्यूक्लियोफाइल देखते जाओ, बाहर करते चले जाओ। अपने को बस इतना सा काम करना है। N3 NaN3 निगेटिव, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, है कि नहीं। आप बस करते चले जाओगे, अब वो आप देखते जाओ कौन न्यूक्लियोफाइल है, वही बाहर होता चला जाएगा। NaCN में न्यूक्लियोफाइल कौन है, NaSH में न्यूक्लियोफाइल कौन है, जो आपको न्यूक्लियोफाइल समझ में आए उससे बाहर कर दो। न्यूक्लियोफाइल कौन है, एक मिनट, ये देखो। अब इन सभी रिएक्शनों को कंप्लीट करो और बताओ आंसर क्या आना चाहिए, बता सकते हो। न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH, तो OH बाहर कर देगा इसको। अब क्या होगा, आपने बेस डाला है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और सॉल्ट बन जाएगा। यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, एथा ऑक्साइड, एथा ऑक्साइड इसको बाहर कर देगा Cl को, आंसर ये बन जाएगा। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, वाटर में न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, OH, तो OH इसको बाहर कर देगा। इसका न्यूक्लियोफाइल कौन है, एमाइड, ये इसको बाहर कर देगा। इसका न्यूक्लियोफाइल कौन है, M3, N3 इसको बाहर कर देगा। ध्यान है आप लोगों को, ये एमीन में पढ़ाया है, इसको जरा सा हीट कर दोगे कार्बिन बन जाएगा। यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, CN इसको बाहर कर देगा। यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, SH इसको बाहर कर देगा। यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, एनहाइड्राइड, मतलब एसिटेट आयन इसको बाहर कर देगा। बस कुछ नहीं करना है, न्यूक्लियोफाइल देखो बाहर कर दो। और इसकी नेम रिएक्शन खूब है, यदि आपको याद हो तो देखो आप कुछ नेम रिएक्शन लिख दो। ये सारी रिएक्शन पीछे पढ़ा चुका हूं, याददाश्त ठीक हो तो बताओ कि ये क्या है ना। ये रिएक्शन मैं नहीं लिखूंगा, आपका काम है लिखना। आप आंसर बताओ, मैं लिख के छोड़ रहा हूं, और गलत मत बता देना, नहीं तो समझ लेना यार, पिटाई हो जाएगी तुम लोगों की। दोनों बड़ी नेम रिएक्शन है, बताओ कि ये कौन कौन सी नेम रिएक्शन। ये ध्यान आया, ये है रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन।
पीडी, मेटल को है सभी प्यारे, पर पीडी है कुछ खास हमारे, पीडी है कुछ खास हमारे। पीडी BaSO4 के साथ यदि कराओगे तो एसाइल क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। याददाश्त ठीक है, रोजनमुंड रिडक्शन है। अब ये चेक करो, ये कौन सी है, फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एसाइलेशन। ये क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर एसाइल ग्रुप लगा देगा, ये फीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो इसकी नेम रिएक्शन खूब है, कार्टियस रिएक्शन पढ़ाई थी। ये देखो कार्टियस रिएक्शन है। अब इसको हीट कर दोगे और फिर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो एमीन बन जाएगा। जब इसको हीट कर देते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान है, नाइट्रीन में, ऐसे नाइट्रीन से आइसो, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे याद है कि नहीं याद है, बात समझ में कैसे किया है। अरे यार ये पहले नाइट्रीन बनाता है, नाइट्रीन रीअरेंज होके आइसोसाइनेट बनाता है, आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस हुई, एमीन में पढ़ाया था। तो इसकी बहुत सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मगर वो सब पीछे पड़ चुके हो। और वैसे ये क्या करता है, ये काम कर रहा होता है, और ये काम करना आप पहले से ही जानते हो कि कैसे काम करेगा। ठीक है, अब जरा देखो यार, अब कुछ एमाइड के बारे में बताते हैं। एमाइड अपना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एमाइड के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं कि एमाइड क्या काम करता है। देखो यार, एमाइड जो होता है ये होता है इस तरह से, ये देखो ऐसे। अब एमाइड की रिएक्शन जरा देखो, यदि RMgx से कर दी जाए तो कैसे कराओगे। तो एमाइड का ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, RMgx से रिएक्शन करके ऐसे बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे। क्यों, क्योंकि ये इस तरह का रेजोनेंस करता है, ये देखो ध्यान से देखिए। और जब ये इस तरह का रेजोनेंस करता है तो ये हाइड्रोजन हमारा स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। तो इसका मतलब इसका रेजोनेटिंग फिगर क्या आया, इसका रेजोनेटिंग फिगर मतलब हाइब्रिड फिगर ये आया, ये देखो। और इस हाइब्रिड फिगर का मतलब क्या है, इस हाइब्रिड फिगर का मतलब ये है, ऐसे, ये देखो, जिसकी वजह से इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज रहता है, इस पर डेल निगेटिव चार्ज रहता है। तो ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा वीक एसिडिक होता है, बहुत ही वीक होता है, मगर स्ट्रॉन्ग बेस से रिप्लेस हो जाता है इस तरह से। तो RMgx यहां अटैक नहीं करता है, यहां करता है। इसकी एक खास बात तो ये, और दूसरी खास बात मैं नोट डाल के लिख रहा हूं क्योंकि जब भी आएगी तो आप गलती ही करोगे, ये बात कंफर्म है। जो एमाइड होता है वो P2O5, ठीक है, POCl3, SOCl2 के साथ जब भी रिएक्शन करता है तो ये इसको CN में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, CN में। रीजन क्या है, रीजन मेरे दोस्त ये है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये इसका वाटर खींच लेते हैं, और ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों, कहीं पर भी आपने ये चीज नहीं देखी है कि ये वाटर खींचते हो, ऐसा कहीं देखा। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। P2O5 का मतलब P4O10, ये देखो। तो ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या करेंगे, इसका वाटर खींच लेंगे तो CN में कन्वर्ट हो जाएगा, O और H2। तो ध्यान रखना, जब इनसे रिएक्शन कराई जाए तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जबकि अभी एसिड से रिएक्शन कराने पर SOCl2 से रिएक्शन कराई थी तो Cl का एक्सचेंज हुआ था OH के साथ, मगर यहां पर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करते हैं, इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जब आते हैं तो गड़बड़ कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि SOCl2 से अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन कराया है, SOCl2 से सब्स्टिट्यूशन कराया, मगर यहां पर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करते हैं, क्योंकि NH2 को ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, वाटर निकाल खींच लेते हैं इस तरह से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली,
जब भी आएगी तो बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। तो एमाइड की एक बात ये बताई, एमाइड की एक बात ये बताई, और हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन पीछे पढ़ा चुका हूं एमीन में कि एमाइड की रिएक्शन किसके साथ, फ्लोरोबेन, ध्यान है, एमाइड की रिएक्शन Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस KOH के साथ कराओगे तो एमाइड ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, वो वहां पर हम पूरी पढ़ा चुके हैं, डिटेल दे चुके हैं, तो वहां से आ जाएगी। तो एमाइड की एक दो बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बता देता हूं। उसमें से एक बात और इंपॉर्टेंट है एमाइड की, वो ये है, यदि मैं पूछूं एनिलीन ज्यादा बेसिक है, इनमें बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा हूं कि ये इनमें बेसिक स्ट्रेंथ बताओ ज्यादा किसकी है। ये देखो, आपको क्या अरेंज करना है, आपको प्यारे बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ अरेंज करनी है, बस इतनी सी बात बता दो। ज्यादा बेसिक कौन, कैसे करोगे, तो जरा देखो ज्यादा बेसिक कौन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? वैसे तो आप लोगों ने जीओसी पढ़ी है, तो जीओसी पढ़ी है तो आंसर तो आपको मेरे हिसाब से शायद पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बताऊंगा यार। एनिलीन ज्यादा बेसिक होता है किससे, एमाइड से। बात आई रीजन क्या है, ऐसा कैसे, क्यों, क्योंकि दिमाग में तो रेजोनेंस चल रहा होगा, रेजोनेंस के हिसाब से तो एनिलीन ज्यादा बेसिक होना चाहिए। तो रीजन समझो, आप सिर्फ रेजोनेंस चेक कर रहे हो, हम भी सिर्फ रेजोनेंस ही बताएंगे, मगर रेजोनेंस का सिचुएशन समझो। देखो यार, एमाइड किस तरह का रेजोनेंस करता है, अभी पीछे पढ़ाया था, इस तरह का, ऐसे। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस इस बात का है, कुछ इस बात का, गौर से मेरी बात को आप समझिएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऐसे, ऐसे। अब मेरी बात को समझो कि ये मैंने किया क्या है। तुम सोच रहे होगे सर ने लिखा क्या है, ये होता क्या है कि जो हमारा ये है, ये ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो शिफ्टेड रहता है, शिफ्टेड टू वर्ड ऑक्सीजन एटम। होता क्या है कि ये रेजोनेंस बहुत छोटा सा है, मगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्टेड रहता है इस तरह से, जिसकी वजह से यहां पर बहुत बड़ा प्लस चार्ज बनता है, जिससे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, ऐसे। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम क्यों हो रही है, रेजोनेंस छोटा सा है, मगर वो रेजोनेंस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके पास जा रहा है, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेन कर लेता है ना, उसको वापस नहीं करता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की ओर शिफ्टेड होता है। तो जब ऑक्सीजन की ओर शिफ्टेड होगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जबकि यहां चेक करो, इनके केस में क्या होता है, इनके केस में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कार्बन पर शिफ्ट हो रहा होता है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखिए, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, ऐसा ही तो होता है, ऐसा। और यहां पर ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। तो रेजोनेंस तो है, मगर वो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाता है और रुकता नहीं है, नाइट्रोजन पर उसका एक्मुडेशन होता है, नाइट्रोजन पर एक्मुडेशन होता है। यदि इसी का कंपेयर मैं इससे करता, गौर समझिए, देखो, यदि मैं इससे करता तो फिर ये ज्यादा बेसिक होता इससे। क्यों? यहां पर कार्बन का कार्बन से कंपेयर हुआ है, कार्बन नाइट्रोजन रेजोनेंस, तो ये ज्यादा बेसिक है क्योंकि इस पे रेजोनेंस कम हुआ है।
मगर जब कंपेयर एमाइड से कराया जाएगा तो एमाइड जो होगा सबसे कम बेसिक होगा, क्योंकि रेजोनेंस तो छोटा है मगर वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन के पास जा रहा है ना कि कार्बन के पास। और यहां देखो, यहां पर भी कार्बन के पास है, यहां पर भी कार्बन के पास है, तो ये ज्यादा बेसिक है। क्यों? क्योंकि इसके रेजोनेटिंग फिगर कम है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम डीलोकलाइज कराएगा। मगर ये बात एमाइड के केस में नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोस्त जा रहा है वो अलग अलग एटम पे जा रहा है, यहां कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एमाइड जो होता है एनिलीन से कम बेसिक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जबकि उसी तरह का रेजोनेंस इसमें है, इससे ज्यादा बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, यह भी बात पूछी जाती है। रीजन पूछा जाए तो ये रीजन लिखा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्टेड रहता है टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऐसा होता है, ठीक है। तो जरा देखो यार, ये एसिड डेरिवेटिव की सारी बातें बताई। आपका काम क्या है? चीजों को खूब रिवाइज कर लेना, खूब क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट